नमस्कार दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाग 4 की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। चलिए हम शुरू करते हैं। ध्यान रखेंगे, भाग 3 तक हमने पढ़ लिया था। भाग 3 था मौलिक अधिकार। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, अनुच्छेद 36 से 51। मौलिक अधिकार खत्म कहाँ हुआ था? 35 पे, अनुच्छेद 35 पे। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? अनुच्छेद 36 से, ठीक है। तो अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए एक ऐसी गाइडलाइंस है, ऐसे रिकमेंडेशंस है, ऐसे सुझाव है जिसके आधार पर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके, ठीक है। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का सपना देखा गया था, ठीक है। तो राज्यों को क्या क्या रिकमेंडेशंस, क्या क्या सुझाव फॉलो करना चाहिए एक देश को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए, उन सब बारे में प्रावधान, ठीक है, किसमें बताया गया है? नीति निर्देशक तत्वों में, जो है अनुच्छेद 36 से 51, ठीक। तो क्या है ये? यह राज्य के लिए सिफारिशें हैं। नीति निर्देशक तत्व नाम से स्पष्ट हो रहा है। नीति के निर्देशक तत्व, ऐसे तत्व जो राज्यों को या सरकारों को निर्देश करे, डायरेक्ट करे, ठीक है। तो यह राज्य के लिए सिफारिशें हैं, रिकमेंडेशंस है, ठीक है, जिसके तहत लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो सके। भारत को एक लोक कल्याणकारी, सभी के लिए कल्याण हो, सभी व्यक्तियों के लिए, नागरिकों के लिए कल्याण हो, ऐसा राष्ट्र बनाने का सपना देखा गया था। इससे संबंधित कुछ नीतियां दी गई थी सरकार को कि आपको इस आधार पर, इस सिफारिशों पर काम करना है एवं भारत को लोक कल्याणकारी देश बनाना है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए गाइडलाइंस है। एक और बात आप ध्यान रखेंगे कि जो सरकार के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यह न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। मतलब अगर इनमें वर्णित प्रावधानों को सरकार लागू नहीं करती है तो इस आधार पर कोई व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता कि सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। ध्यान रखें, तो संविधान में ही इसका वर्णन है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है यह न्याय योग्य नहीं है, पहली बात। लेकिन जो भाग 3 हमने देखा था, जस्ट इसके विपरीत, जो मौलिक अधिकार थे वह वाद योग्य थे या न्याय योग्य थे या न्यायोचित थे। मतलब अगर उसका अनुसरण राज्य नहीं करती या किसी मौलिक अधिकार के संबंध में किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उस संबंध में कोई भी व्यक्ति उस मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए किसी भी न्यायालय में जा सकते, ठीक है। लेकिन इसे लागू कराने के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता क्योंकि यह न्याय योग्य नहीं है, संविधान में वर्णन है। क्लियर हुआ? तो चलिए, कौन कौन से गाइडलाइंस, कौन कौन से सिफारिशें सरकार को दी गई है संविधान द्वारा कि आपको इन आधार पर काम करना है एवं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के बारे में पूरा बात करने वाले हैं एवं उनके नाम, उनके अंतर्गत आने वाले तत्व, प्रावधान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे एवं किन किन नीति निर्देशक तत्वों पर कार्य हुआ है एवं उससे संबंधित कौन कौन सी योजनाएं सरकार द्वारा लाई गई है इसमें अमल करते हुए, उन सब की भी हम चर्चा संक्षिप्त में करते हैं, जो आपको जानना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 38, अच्छा अनुच्छेद 36 और 37 क्या है ये मैं फिर से बताऊंगा। अनुच्छेद 36 और 37 जो है निर्देशक तत्व नहीं है, सहायक है। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है निर्देशक तत्वों की? अनुच्छेद 38 से। तो याद रखेंगे, अनुच्छेद 38 सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय। सर्वप्रथम किसी भी व्यक्ति का उद्देश्य, किसी भी देश के लिए, किसी भी देश में, राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति के लिए सर्वप्रथम जो उद्देश्य होता है वह होता है न्याय, ठीक है। तो इसके तहत सर्वप्रथम किसकी वर्णन किया गया है अनुच्छेद 38 में? सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय, जिसके अंतर्गत सरकार ने क्या स्टेप लिया है इसको फॉलो करते हुए, इस सिफारिश को फॉलो करते हुए। इसका उदाहरण है ग्राम न्यायालयों अधिनियम, ग्राम न्यायालयों की स्थापना। ग्राम न्यायालयों की स्थापना के अंतर्गत ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 लाया गया था।
अनुच्छेद 38 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, तत्व को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया था? ग्राम न्यायालय अधिनियम, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 लाया गया था। ठीक है। अनुच्छेद 39 में किसका वर्णन है? ध्यान रखिएगा, जीविका के पर्याप्त साधन। पहला, स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान होना चाहिए। देखिए क्या है, हमारे देश में बहुत पहले से एक समस्या रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण समस्या है ये, जिसमें सामाजिक आधार पर काफ़ी भेदभाव हमको देखने को मिले हैं इतिहास में, है ना। जिसमें सबसे पहला हम आधार कह सकते हैं कि स्त्रियों एवं पुरुषों के मध्य जो है वह भेदभाव। ठीक है, क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए, किसी समान कार्य को करने के लिए पुरुषों को अधिक वेतन दिया जाता है एवं स्त्रियों को कम वेतन दिया जाता है। ठीक है, तो इसे दूर करने के लिए, स्त्रियों एवं पुरुषों के मध्य भेदभाव को कम करने के लिए यह प्रावधान अनुच्छेद 39 में लाया गया था, जिसके तहत स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य करने के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, और जिसके तहत समान वेतन अधिनियम 1976 लाया गया। समान वेतन अधिनियम 1976 लाया गया। इसके अंतर्गत देखिए ये क्या है, यह तो पहले संविधान में वर्णन था इसका, इन सब प्रावधानों का। इन प्रावधानों पर सरकार ने क्या स्टेप लिया है, क्या उससे संबंधित कानून लाया है, उसका भी एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो नोट करते जाइए जो जो चीज़ें बता रहे हैं। तो जीविका के पर्याप्त साधन होने चाहिए, स्त्रियों एवं पुरुषों के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रबंध है वो होगा। धन के संकेंद्रण को रोकना या धन के केंद्रीकरण को रोकना, मतलब धन को किसी एक व्यक्ति पुरुष के लिए इकट्ठा होने से रोकना। ठीक है ना, किसी एक व्यक्ति के पास बहुत ही ज़्यादा धन इकट्ठा हो रहा है, इससे क्या हो रहा है? संकेंद्रण को बढ़ावा मिल रहा है। इससे क्या, अमीर व्यक्ति अमीर बनता जाएगा एवं गरीब व्यक्ति गरीब ही रहेगा। तो इसे रोकने के लिए क्या निर्देश दिए गए थे कि किसी तरीके से आप धन के संकेंद्रण को रोकें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि भाग 3 में जो एक मौलिक अधिकार है, जिसे उस मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, वो था संपत्ति अर्जन करने का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 31 याद है, जिसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था, है ना, और उसे अनुच्छेद 300 में स्थानांतरित कर दिया गया था। क्यों? देखिए, जब तक संपत्ति अर्जन करने का अधिकार मौलिक अधिकार था, उस मौलिक अधिकार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कितना भी धन या संपत्ति का अर्जन कर सकता था। इससे किसको बढ़ावा मिल रहा था? धन के या संपत्ति के संकेंद्रण या केंद्रीकरण को बढ़ावा मिल रहा था, जो नीति निदेशक तत्व में वर्णित इस प्रावधान को वॉयलेट कर रहा था, विरोध कर रहा था इसका। तो जब तक वो मौलिक अधिकार में था, इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता था। तो इसी वजह से क्या किया गया, उसे मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया, ताकि धन के केंद्रीकरण को, संपत्ति के केंद्रीकरण को रोका जा सके। क्योंकि भाई अगर वो मौलिक अधिकार में होता और कोई भी व्यक्ति कितना भी धन इकट्ठा करता, तो उस संबंध में कोई भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो सकता था। ठीक है, मतलब कोई कितना भी धन इकट्ठा करे, करने दो, गरीब को गरीब रहने दो, अमीर को अमीर बनने दो, और इस संबंध में न्यायालय भी कुछ नहीं कर सकता था। जैसा कि आपको पता है, मौलिक अधिकार सबका मौलिक अधिकार है, जिसे कोई भी नहीं छीन सकता, है ना। तो उसे क्या किया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, जिसके तहत क्या कर दिया गया प्रावधान कि सरकार चाहे तो किसी व्यक्ति के संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, लेकिन यह ध्यान रखें पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में कर सकता है, ना कि किसी पर्सनल इंटरेस्ट में। ठीक है, लोक कल्याण को देखते हुए सरकार ऐसा निर्णय ले सकता है, लेकिन जब तक यह मौलिक अधिकार में रहता, सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। हाँ, सरकार किसी संपत्ति का अधिग्रहण अगर करेगा किसी व्यक्ति के लिए, तो उसके लिए पर्याप्त मुआवजा, कंपनसेशन भी सरकार को देना होगा, ऐसा भी संविधान में वर्णित है संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत 300 में। क्लियर है? तो इसे स्थापित करने के लिए ही मौलिक अधिकार, संपत्ति अर्जन का मौलिक अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी को इसके पीछे? ठीक। चौथा, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर देना। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 29 का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। ठीक, इसके अंतर्गत क्या बोला गया, समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाए। ठीक है, गरीबों को देखिए, आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली हम बोल सकते हैं एक तरीके से कि गरीब के लिए जो न्याय व्यवस्था है वो काफ़ी महंगी,
ठीक है, तो यह समस्या का सामना आज भी हमको देखने को समस्या का सामना गरीबों को करना पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन नीति निर्देशक तत्व में क्या कहा गया है कि गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए। ठीक है, गरीबों के पास इतना धन नहीं होता कि वो अपनी रोजी रोटी चलाए, घर चलाए या फिर न्याय के क्षेत्र में खर्च करे, है ना, इस वजह से यह प्रावधान किया गया था। ठीक, अनुच्छेद 39। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 40 में गांधीवादी सिद्धांत के बारे में बताया गया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 39 के अंतर्गत जो तीसरा प्रावधान है, धन के संकेंद्रण को रोकना, संविधान संशोधन 1951 किया गया। और ये क्या है, मैंने आपको बताया है, संविधान संशोधन 1951 पहला संविधान संशोधन था। ये पहला संविधान संशोधन 1951 में क्या किया गया, क्या गया, भूमि सुधार कानून, याद है, भूमि सुधार कानून लाया गया 1951 में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में, आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जो इसी के लिए किया गया था कि धन के संकेंद्रण को रोका जाए, जमींदारी प्रथा समाप्त की जाए। ठीक है, अनुच्छेद 40 में गांधीवादी सिद्धांत के बारे में बताया गया है। ठीक, जिसके तहत कौन सा संविधान संशोधन प्रावधान में लाया गया, 73वां संविधान संशोधन 1992। क्या हुआ था, याद करिए, बताया था मैंने, 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। पंचायती राज का गठन किया गया था, पंचायतों का गठन किया गया था। ठीक है, जो किसके सपने का आधार था, गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के सपना था ये कि हर एक गांव में ग्राम पंचायत का गठन किया जाए, तो इसे हम गांधीवादी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन, 73वां संविधान संशोधन 1992। क्लियर है। अनुच्छेद 41 सामाजिक सहायता। सामाजिक सहायता कैसे कर सकता है कोई सरकार, काम के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है, बुढ़ापा किसी व्यक्ति का है तो उसकी सहायता कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में सामाजिक सहायता सरकार द्वारा की जा सकती है। तो इस सामाजिक सहायता के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं लाई गई समय समय पर, जिसका पहला एग्जाम्पल है मनरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2008 में लाया गया और 2009 में संपूर्ण भारत में लागू हुआ ये। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, यह क्या करता है कि गारंटी प्रदान करता है, ग्रामीण रोजगार की गारंटी प्रदान करता है यह योजना। तो सामाजिक सहायता कैसे करेंगे, काम दिला के, काम की दिशा में, बुढ़ापा किसी व्यक्ति को तो उसकी सहायता करनी है। ठीक है, किसी को घर दिलाना है, स्वास्थ्य संबंधी जो सहायता वो करनी है। ठीक है, रोजगार संबंधी सहायता, ये सारी सामाजिक सहायता के अंतर्गत आती है, जिसके तहत कौन सा प्रावधान सरकार द्वारा लिया गया था, मनरेगा 2008 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना, यह भी, इसका भी एक एग्जांपल बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में आएगा। डेट याद रखें, देखिए जितने भी योजनाएं मैं आपको बता रहा हूँ, आपका कार्य यह है कि इस योजना का डेट आपको याद रखना है, क्योंकि योजना से संबंधित जो डेट है, कौन से दिन लागू हुआ, यह भी प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। मैं आपको इस नीति के अंतर्गत आने वाले सरकार द्वारा लिए गए प्रावधानों के बारे में बता रहा हूं। आपका कार्य यह है कि इस योजना संबंधी डेट आपको याद रखनी है। क्लियर है, कुछ का तो मैं ही आपको बता रहा हूं। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लाया गया था, 28 अगस्त 2014। ठीक है, तो ये सब क्या है, सामाजिक सहायता के अंतर्गत किया। और क्या सामाजिक सहायता का उदाहरण हो सकता है, इंदिरा आवास योजना एक एग्जाम्पल हो सकता है 1985 में। ठीक है, सरकार द्वारा तो सब्सिडी प्रदान की जाती है, वह भी सामाजिक सहायता का उदाहरण है। तो यह सारे किसके अंतर्गत आते हैं, सामाजिक सहायता, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत मातृत्व सहायता से संबंधित आपके प्रावधान है, जिसके तहत सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई थी, जननी सुरक्षा योजना 2005 में बनाया गया था। इसको फॉलो करते हुए, किसको, मातृत्व सहायता को फॉलो करते हुए, ध्यान रखें। अनुच्छेद 43 मजदूरी सहायता या कर्मचारियों की सहायता के बारे में बताया गया है कि कैसे हम मजदूरों की सहायता कर सकते हैं या कर्मचारियों की सहायता कर सकते हैं या करना चाहिए। ठीक है, राज्य को। तो उसके तहत क्या प्रावधान आया गया, सबसे पहले ही मजदूर सहायता के लिए न्यूनतम मजदूरी भत्ता एक्ट 1948 में लाया गया, न्यूनतम मजदूरी भत्ता एक्ट 1948 में। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है कर्मचारियों की सहायता के लिए, श्रमेव जयते योजना। देखिए एक चीज़ देखिए, मजदूरी सहायता कर्मचारियों की सहायता 3 आधार पर किया जा रहा है। ठीक है, एक न्यूनतम मजदूरी,
या मजदूरी निर्वाह के आधार पर, दूसरा कर्मचारियों के शिष्ट जीवन के आधार पर, एवं तीसरा सामाजिक अवसर के आधार पर। तो पहला मजदूरी निर्वाह के अंतर्गत क्या किया गया, न्यूनतम मजदूरी भत्ता 1948 में, ठीक। शिष्ट जीवन, एक अच्छा जीवन कर्मचारियों का हो, इसके लिए क्या सुनिश्चित किया गया, श्रमेव जयते योजना 2014 में। और तीसरा आधार मैंने क्या बताया, कर्मचारियों की सहायता के लिए, मजदूरों की सहायता के लिए, कि सामाजिक अवसर मिलना चाहिए उसे, कर्मचारियों को अवसर मिलना चाहिए। तो अवसर के तहत क्या किया गया, कुटीर उद्योगों का गठन, भारत में गांवों में कुटीर उद्योगों का गठन, जिसके तहत खादी ग्रामोद्योग कब बनाया गया, का गठन कब किया गया, 1956 में। तो 3 आधार आपको याद हो जाएंगे मजदूरी सहायता या कर्मचारियों की सहायता करने के लिए। क्लियर है। अब अनुच्छेद 43 के अंतर्गत अनुच्छेद 43 ख जोड़ा गया, जिसके तहत सरकारी समितियों का गठन का प्रावधान या सरकारी समितियों का गठन किया जा सकता है, यह बताया गया है अनुच्छेद 43 ख में। सरकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहन देना चाहिए राज्य को, ठीक है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, काफ़ी विस्तार से चर्चा का विषय है ये। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम कभी और चर्चा करेंगे, काफ़ी बड़ा विषय है ये। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि भारत के नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए समान संहिता या समान कानून व्यवस्था होगी, ठीक है। कभी विस्तार में चर्चा करेंगे, काफ़ी बड़ा मुद्दा है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 45, देखिए इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर लिख दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है कि अनुच्छेद 45 में क्या है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। क्योंकि मैंने जब मौलिक अधिकार पढ़ाया था तब अनुच्छेद 45 के बारे में बताया था कि इस अनुच्छेद 45 नीति निदेशक तत्वों में पहले क्या था, जिसे मौलिक अधिकार में लाया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 45 के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर, इसे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, यह आपका काम है। अनुच्छेद 46 SC/ST एवं कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक एवं आर्थिक सहायता का प्रावधान, कि सरकार को क्या करना चाहिए, ST SC एवं कुछ पिछड़े वर्ग जो है उनके लिए शिक्षा एवं आर्थिक सहायता का प्रबंध करना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 47 पोषाहार का स्तर बढ़ाना एवं जन स्वास्थ्य के बारे में, जिसके तहत क्या किया गया भारत में प्रावधान, याद कीजिए। पोषाहार बढ़ाना है, पोषण के स्तर को बढ़ाना है, तो मिड डे मील का जो प्रावधान है, मध्याह्न भोजन का जो प्रावधान है, इस तत्व के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। और NRHM 2005 क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013, यह सब प्रावधान किया गया है इस तत्व के अंतर्गत, इस अनुच्छेद के अंतर्गत। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 48 क के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा दे दिया। अब पर्यावरण के बारे में बात करनी है, तो पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, अनुच्छेद 48 का, एक साथ याद रखेंगे दोनों अनुच्छेद को, 48 और 48 क को। कृषि पशुपालन से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है एवं वन्य जीवों के सुरक्षा से संबंधित है। क्लियर है। देखिए ये जो है याद करने का एक सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस क्या है मैं एक बार आपको क्लास के एंड में बताऊंगा। फिलहाल आप पूरा अनुच्छेद 38 से 51 देख लीजिए एक बार, ठीक है। अनुच्छेद 49 स्मारकों राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना, भारतीय राष्ट्र से संबंधित स्मारक एवं उससे संबंधित राष्ट्रीय महत्व के वस्तु एवं स्थानों का संरक्षण करना, यह भी हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, कि न्यायपालिका एवं कार्यपालिका दोनों पृथक होनी चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, जब हमने सारे देश की बात कर ली, हमारे अपने भारत देश की बात कर ली, तो फिर आखिरी में हमारा एक और कर्तव्य क्या होगा, पूरे विश्व की तरफ, पूरे विश्व की शांति एवं सुरक्षा की अपेक्षा भी हम करते हैं, ऐसा बताया गया है अनुच्छेद 51 में। ये थे नीति निदेशक तत्व, जिसमें राज्य के या भारत सरकार के या राज्य सरकार के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। क्लियर है। क्या क्या चीज़ें बोल सकते हैं, ये नीति निदेशक तत्व क्या है, राज्यों के लिए सिफारिशें हैं, किन आधार पर राज्यों को काम करना है या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, या सरकार के कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए, यह सारी बातें जो है वो क्या है, नीति निदेशक तत्व। एकदम क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको इसका कॉन्सेप्ट। बस अब आपका टास्क ये है कि अनुच्छेद 38 से लेकर 51 तक का आपको नाम पता हो एवं उसके अंतर्गत आने वाली जो योजनाएं हैं उसके बारे में आपको एग्जाम्पल पता हो। सीक्वेंस कैसा होगा देखिए एक बार, सीक्वेंस में बता रहा हूं आपको। देखिए अनुच्छेद 38
सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के लिए क्या जरूरी होता है? न्याय। अगर सभी व्यक्ति को न्याय प्राप्त है तो वो बाकी चीजें कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो सर्वप्रथम जो आवश्यक वस्तु है, आवश्यक तत्व है, वह है न्याय। तो अनुच्छेद 38 में न्याय के बारे में बताया गया है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया है। किसी व्यक्ति को न्याय मिल गया, ठीक है, न्याय मिलने के बाद जो सर्वप्रथम आवश्यक होगा वो क्या होगा? जीविका, कि किसी व्यक्ति को अपनी जीविका चलानी है। तो अनुच्छेद 39 में क्या बताया? जीविका के बारे में, उसके अंतर्गत इतने सारे प्रावधान। क्लियर है? अब न्याय मिल गया, जीविका मिल गई, रोजगार चलने लगा। फिर इन सब चीज़ों होने के बाद, सब चीज़ों के होने के बाद गांधीवादी जो क्या क्या सिद्धांत हैं उनका अनुसरण हमें करना है। ठीक है, जीवन में एक अनुसरण होना चाहिए किसी सिद्धांत का, और वो भी तब जब वो सिद्धांत महात्मा गांधी द्वारा दिया गया हो। ठीक है ना? तो इन सब चीज़ें प्राप्त करने के बाद एक सिद्धांत का अनुसरण करना है। किस सिद्धांत का अनुसरण करना है? गांधीवादी सिद्धांत का अनुसरण करना है। ठीक, न्याय मिल गया, जीविका हो गई, गांधीवादी सिद्धांत का अनुसरण हमें करना है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत तौर पे हो गई। उसके बाद हमें सहायता करनी है दूसरों की। सहायता कैसे कर सकते हैं? पहला करेंगे पूरे समाज की सहायता। तो सामाजिक सहायता अनुच्छेद 41। ठीक, सामाजिक सहायता, समाज के सभी वर्गों की सहायता हमको करनी है। किस प्रकार से? उनको काम देके, उनके स्वास्थ्य संबंधी, उनके रोजगार संबंधी सहायता करके। ठीक है, जब हमने समाज की सहायता करनी शुरू की तो हमें समाज का एक महत्वपूर्ण तत्व दिखाई दिया, एक समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग दिखाई दिया, और वो थी माँ। ठीक है, तो समाज का एक काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है जिसे हम माँ कहते हैं। तो हमें अलग से ज़रूरत महसूस हुई कि हम माँ की सहायता करें। मतलब सामाजिक सहायता के अंतर्गत फिर अनुच्छेद 42 में बताया गया कि मातृत्व सहायता कैसे की जा सकती है। क्लियर है? सीक्वेंस पकड़िएगा आप। देखिए, सीक्वेंस से मैं याद करा रहा हूँ, जिसको याद करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अदरवाइज आप लेंगे कि अनुच्छेद इसमें क्या है, इसमें क्या है, रैंडम याद करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। ठीक है ना? चलिए, सामाजिक सहायता हो गई, समाज का एक महत्वपूर्ण अंग माँ हमने देखा, उनकी सहायता हो गई। उसके बाद समाज का एक महत्वपूर्ण अंग जो है वह है मजदूर या कर्मचारी, उनकी हमको सहायता करनी है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। ठीक, मजदूरी या कर्मचारियों की सहायता करते हुए सहकारी समितियों का गठन हमको करना है, प्रोत्साहन करना है सामाजिक सहकारी समितियों के गठन को लेकर। ठीक है, एवं सब प्रकार से सहायता जब हमने किया तो हमने देखा कि सभी नागरिकों को एक ही प्रकार के कानून का अनुसरण करना चाहिए। इस वजह से अनुच्छेद 44 में समान नागरिक सहायता का वर्णन है। ठीक है, चलिए, इस तरीके से हमने सभी तरीके से हमने देख लिया कि सामाजिक सहायता हो गई, मजदूरी सहायता हो गई, मातृत्व सहायता हो गई, सहकारी समितियों का गठन हो गया, एक प्रकार से सभी को कानून फॉलो करने के लिए सामाजिक नागरिक संहिता हो गया। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 45। सभी प्रकार की हमने बात कर ली, समाज के सभी वर्गों की बात कर ली, एक वर्ग रह गया और वो था अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आने वाला वर्ग। ठीक है, जिसका कार्य मैंने आपको देख रखा है, जिसकी सहायता हम कैसे करेंगे अनुच्छेद 45 में वर्णन है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आपका काम है। अनुच्छेद 46 एक और वर्ग है SC ST एवं कमजोर वर्ग, उसकी सहायता करनी है। कैसे? शैक्षणिक संस्थानों एवं आर्थिक सहायता प्रदान करके। ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन देके, आरक्षण देके शैक्षणिक सहायता की जा सकती है, एवं आर्थिक सहायता सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करके आर्थिक तौर पर सहायता की जा सकती है, या सरकार द्वारा यह किया गया है अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। अब सभी प्रकार से सहायता हो गई सभी वर्गों की। ठीक है, अब सहायता तो हो गई, लेकिन एक चीज़ पाया गया कि जो पोषण में है उसमें कमी है, तो हमको पोषण का स्तर बढ़ाना है। तो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत पोषाहार का स्तर बढ़ाने के लिए काम किया गया एवं जन स्वास्थ्य पे जोर दिया गया सहायता करने के बाद। इन सब के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो थी वह थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन पे बल देना है, इसका प्रावधान किया गया है। कृषि एवं पशुपालन पर ध्यान देते हुए पर्यावरण का संरक्षण एवं वन जीवों का भी संरक्षण हमको करना है। तो ध्यान रखिएगा एक साथ। क्लियर? अब सारी प्रकार से हमने सारी चीज़ें कवर कर ली, पर्यावरण के बारे में बात कर लिया, पशुपालन कृषि के बारे में बात कर लिया, फिर राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो हैं एवं वस्तु जो है उसका भी संरक्षण करना हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए। क्लियर? अनुच्छेद 50 न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण,
न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका को न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, यह भी एक कर्तव्य होगा राज्य का। एवं आखिरी अनुच्छेद 51, सब प्रकार से राष्ट्रीय हित को बात करते हुए, लोक कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना करते हुए फिर हमें विश्व शांति की भी अपेक्षा करनी है, तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रावधान। ठीक है दोस्तों, ये था राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51, जिसे आपको अनुच्छेद सहित नाम याद करना है एवं उसके अंतर्गत आने वाले सारे प्रावधान या योजनाओं को आपको याद करना है। ठीक है, धन्यवाद।